नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। महंगाई, बेरोजगारी और खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी के खिलाफ कांग्रेस ने आज पूरे देश में प्रदर्शन किया। संसद में नारेबाजी हुई, सड़क पर बैरिकेड झकझोरे गए, पुलिस ने बहस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े आरोप भी लगाए गए। तस्वीरों की दुनिया में कांग्रेस ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की भरसक कोशिश की, इसलिए पूरी कांग्रेस आज काले कपड़ों में नजर भी आई। लेकिन इन प्रदर्शनों का असर वास्तव में कितना रहा? भारत में लोकतंत्र बनाम तानाशाही वाली बहस में आज जो बातें दोनों पक्षों ने कही, उन्हें जनता से कितना वास्ता है, जनता को इन बातों से कितना वास्ता है, इन सारे सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे दिन की बड़ी खबर में। पहले आप दिन का वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो राजधानी दिल्ली का है। घंटे भर की बारिश से देश की राजधानी की हालत क्या हो जाती है, ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। हर बार इसी तरह की तस्वीरें आती भी हैं। सिर्फ घंटे भर की बारिश के कारण NH-44 पर तकरीबन 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और लोग घंटों जाम में फंसे रहे, परेशान भी नजर आए। बारिश के मौसम में अक्सर राजधानी से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो ट्रैफिक सिस्टम पर बड़ा सवालिया निशान भी लगाती हैं। इससे न सिर्फ आम लोगों को परेशानी होती है, बल्कि ईंधन की खपत भी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। हमने तो वीडियो आपको दिखा दिया, बता भी दिया कि क्या हो रहा है, लेकिन क्या सरकार बहादुरी से देखकर कोई सबक लेगी? आप बेहतर जानते हैं। ये था दिन का वीडियो। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की। पहली सुर्खी आरबीआई के हवाले से है। आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट बढ़ाने का फैसला ले लिया है, जिससे एक बार फिर आपके होम लोन और कार लोन समेत सभी तरह के कर्ज की ईएमआई का बोझ बढ़ सकता है। शुक्रवार यानी कि 5 अगस्त को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स यानी आधे फीसद की बढ़ोतरी का ऐलान किया। आरबीआई की मौद्रिक पॉलिसी कमेटी MPC की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस तरह से करीब 4 महीने में आरबीआई ने रेपो रेट में कुल मिलाकर 1.40% का इजाफा किया है। ताज़ा बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट कोरोना काल के पहले के स्तर पर पहुंच गई है। अब पहले यह समझ लीजिए कि रेपो रेट क्या होता है। दरअसल रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। रेपो रेट बढ़ने का सीधा मतलब है कि आरबीआई से बैंकों को महंगा कर्ज मिलेगा। ऐसे में बैंक भी अपने ग्राहकों को यानी कि आपको महंगा लोन बांटेंगे। अब जानते हैं कि आपकी जेब पर कितना असर पड़ सकता है, कुछ उदाहरण लेकर। मिसाल मान लीजिए कि आपने 50 लाख का होम लोन 20 साल के लिए लिया हुआ है और आपका बैंक इस होम लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.65% ले रहा है और आपका बैंक आधा फीसदी ब्याज बढ़ाकर 8.15% कर देता है। तब आपके होम लोन चुकाने की अवधि करीब 2 साल और बढ़ जाएगी। लोन के टेन्योर के अलावा आपको 10,14,000 रुपए का अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा। एक और विकल्प यह है कि चल रही ईएमआई की ही किस्त आप बढ़ा दें, यानी अधिक पैसों का भुगतान हर महीने करें। इसके लिए आपको बैंकों को जानकारी देनी होगी, क्योंकि बैंक अपने से ईएमआई की रकम को नहीं बढ़ाते। इसके लिए आपको बैंक को लिखित या फोन पर बताना पड़ता है। अलग अलग तरीके होते हैं। उदाहरण के लिए आपने 20 साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपए का कर्ज लिया है, तो आपको फिलहाल 40,739 रुपए की ईएमआई चुकानी पड़ रही होगी। लेकिन आधा फीसदी कर्ज महंगा होने से अब आपको 42,289 रुपए ईएमआई का भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि आपके लिए एक राहत की बात भी हो सकती है। रेपो रेट बढ़ने का असर आपके सेविंग्स अकाउंट में जमा पैसे और एफडी पर भी पड़ सकता है। बैंक आपके सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। दरअसल रेपो रेट बढ़ाने के अलावा आरबीआई के पास कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं। महंगाई के आंकड़ों ने आम आदमी और सरकार दोनों को परेशान किया हुआ है। अप्रैल में रिटेल महंगाई 8 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है और रिजर्व बैंक के तय लक्ष्य से काफ़ी ऊपर भी जा चुकी है। 4% होनी चाहिए, 6% अपर लिमिट है, इससे काफ़ी ऊपर है। इस वजह से आरबीआई के पास महंगाई का इलाज करने के लिए फौरी तौर पर सबसे बड़ा हथियार कर्ज महंगा करना ही है, ताकि वो जो लिक्विडिटी है मार्केट की उसको समेट लें। आरबीआई ने पहले ही चालू वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता महंगाई यानी कि सीपीआई के अनुमान को बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। इससे पहले महंगाई दर 5.7% के स्तर पर रहने का अनुमान लगाया गया था। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास उन्होंने कहा है कि महंगाई अभी भी काफ़ी ऊंचाई पर बनी है। उन्होंने कहा कि खुदरा महंगाई दर अप्रैल की तुलना में कुछ कम हुई है, लेकिन अब भी ये 6% के अपर लिमिट से काफ़ी ऊपर है। सुनिए गवर्नर साहब ने और क्या कहा।
we have been grappling with the problem of high inflation. Financial markets have remained uneasy despite intermittent corrections. We have witnessed large portfolio outflows to the tune of US dollar 13.3 billion. I repeat, 13.3 billion during the current financial year so far, that is till 3rd of August. अब ये बात भी कितनी अद्भुत है। आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं कि हम महंगाई को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। हाई इन्फ्लेशन शब्द का इस्तेमाल किया। महंगाई और हाई इन्फ्लेशन, ज़्यादा महंगाई है। और सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के माननीय सांसद कहते हैं कि महंगाई दिख नहीं रही। महंगाई कहाँ है? और ये बात हार्वर्ड से पढ़े और अर्थशास्त्र के जानकार जयंत सिन्हा ने कही थी। दूसरी सुर्खी पर चलते हैं। चीन से जुड़ी हुई है। अमेरिका की सांसद और वहां की संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़का चीन अब खिसिया भी रहा है। चीन ने नैन्सी पेलोसी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यानी कि आज ही एक बयान जारी करके कहा कि पेलोसी ने ताइवान की यात्रा को लेकर चीन की चिंताओं और विरोध की अवहेलना की। ताइवान पर बीजिंग अपना दावा जताता है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को चीन ने अमेरिका के दबाव के तरह देखा। प्रतिक्रिया में चीन ने जलवायु परिवर्तन, सैन्य मुद्दों, मादक पदार्थ रोधी प्रयासों पर अमेरिका के साथ वार्ता को स्थगित या रद्द करने की धमकी दी है। एक चीन से जुड़ा अपडेट और है, हमसे भी जुड़ा है। आरोप है कि चीन ने एलएसी के पास भारतीय एयर स्पेस का वायलेशन किया है। इस मुद्दे पर भारत और चीन के बीच वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की एक बैठक भी हुई है, जिसमें बताया गया है कि वायुसेना के अधिकारी भी शामिल थे। भारत ने इसे उकसावे की कार्रवाई माना है। इससे पहले भी सीमा विवाद के निपटारे को लेकर दोनों ही पक्षों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन इन वार्ताओं के बावजूद अभी तक संतोषजनक परिणाम नहीं निकला है। चीन जहां आया था 2 साल पहले, उससे बहुत पीछे नहीं गया है। तीसरी सुर्खी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से जुड़ी है। ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंची। दोनों की मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई। बताया जा रहा है कि सीएम ममता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर सकती हैं। ममता बनर्जी 4 दिन की यात्रा पर दिल्ली आई हैं। हाल के दिनों में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच कई मुद्दों पर मतभेद देखने को मिला है। सबसे ज्यादा चर्चित पार्थ चैटर्जी का मामला है, जिन्हें शिक्षा भर्ती घोटाले में करोड़ों का कैश मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। मामले में अपडेट यह है कि पार्थ चैटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को भी ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ममता और नरेंद्र मोदी की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के 3 विधायकों को कैश के साथ पकड़ा गया। झारखंड के विधायक हैं। आरोप लगाया गया है कि वो झारखंड की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में थे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ऑपरेशन लोटस को लीड कर रहे थे झारखंड में। हालांकि सीएम शर्मा ने सभी तरह के आरोपों से इनकार किया था। अगली सुर्खी महंगाई के मोर्चे से है, उसी मोर्चे से जिस पर आज कांग्रेस ने मोर्चा निकाला था। पिछले दिनों कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने के बाद आज यानी कि शुक्रवार को पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए। पीएनजी की सप्लाई करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड दिल्ली में काम करती है। इसने पीएनजी के दाम में ₹2.63 प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद दिल्ली में इसका ताज़ा रेट ₹50.59 प्रति घन मीटर हो गया। पीएनजी वो गैस होती है जिसका इस्तेमाल गैस सिलेंडर के विकल्प के रूप में किया जाता है। कई सारे अपार्टमेंट्स में लगा होता है। बता दें कि 2 सप्ताह से भी कम समय में पीएनजी के दामों में ये दूसरी बढ़ोतरी है। ये नई कीमतें आज 5 अगस्त 2022 की सुबह से लागू हो गई हैं। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। महंगाई, बेरोजगारी और खाने पीने की चीजों पर जीएसटी हैं तो आम लोगों से जुड़े मुद्दे, लेकिन कांग्रेस के आज के प्रदर्शनों को सिर्फ इस एक संदर्भ में देखने से पूरी तस्वीर समझ में नहीं आती है। पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ ही रही है। अपवादों को छोड़ दें तो वो न सिर्फ सूबों में ही कम बची है, बल्कि केंद्र में भी उसके पास इतने सांसद नहीं है कि वो देश की मौजूदा राजनीति को कोई दिशा दे अपने तरीके से। पार्टी का प्रथम परिवार नेशनल हेरल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की जद में भी है। एक के बाद एक चुनाव में कांग्रेस बस हार नहीं रही है, वो नैरेटिव की लड़ाई से भी बाहर नजर आती है। इसलिए आज के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के दौरान कांग्रेस के हवाले से ढेर सारी ऐसी तस्वीरें और वीडियो और बयान आए जिनमें वायरल होने की क्षमता थी। खासकर दिल्ली में हुए प्रदर्शनों में ऐसा हुआ, चाहे वो काले कपड़ों में पार्टी के शीर्ष नेता हों या फिर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए तीखे आरोप या फिर बैरिकेड लांघती प्रियंका गांधी। आइए दिन भर की घटनाओं पर एक एक करके नजर डालते हैं। दिल्ली पुलिस ने पहले ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी थी और जंतर मंतर को छोड़कर पूरी नई दिल्ली में धारा 144 भी लागू कर दी गई थी।
कांग्रेस नेताओं ने लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास को घेरने की बात कही थी। इसलिए लुटियन जोन में बंदोबस्त ज्यादा भारी था। यहां अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए थे। दिल्ली में प्रदर्शन के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह से ही अपनी पार्टी के मुख्यालय पर जुटने लगे थे। सुबह 10 बजे के करीब पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें राहुल महंगाई, जीएसटी आदि के साथ साथ इस बात की भी शिकायत करते मिले कि भारत में संस्थानों पर भाजपा और आरएसएस का कब्जा है। आज दिन भर सबसे ज्यादा चर्चा जो हुई उनकी इस टिप्पणी की थी। सुन लीजिए। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और कांग्रेस मुख्यालय से पार्टी का प्रदर्शन भी शुरू हुआ। चूंकि संसद का सत्र चल रहा है तो पार्टी के नेताओं ने संसद परिसर में भी प्रदर्शन किया। इसके लिए कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेता काले कपड़ों में पहुंचे। खुद पार्टी की कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी ने एक बैनर पकड़ा। इसके बाद सभी एक मार्च की शक्ल में राष्ट्रपति भवन की तरफ रवाना हुए। वैसे दिल्ली पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया था कि मार्च के लिए अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए कांग्रेस नेताओं को विजय चौक के करीब हिरासत में ले लिया गया। चूंकि राहुल ने डिक्टेटर वाली बात कह दी थी, इसलिए उनके आरोपों का जवाब देने के लिए सामने आए भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जिस तरह बात कर रहे थे उससे लग रहा था कि उन्होंने राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे ध्यान से सुनी है। सो बिंदुवार वो जवाब देते जा रहे थे। प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही राहुल की शिकायतों को कांग्रेस की चुनावी हार से जोड़ दिया। सुनिए। कांग्रेस पार्टी को अगर जनता वोट नहीं देती है तो कृपया करके लोकतंत्र पर क्यों आप ठीकरा फोड़ते हैं राहुल गांधी? वाई यू ब्लेम डेमोक्रेसी when the people of India reject you with repeated regularity? अब इसके लिए हम कहां से जिम्मेवार है भाई? 19 के चुनाव में आपने हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री पर क्या क्या नहीं कहा, जिन शब्दों को हम कह नहीं सकते। चौकीदार को लेकर उन्होंने क्या क्या शब्द नहीं कहा। देश ने रिजेक्ट कर दिया, आपको और कस के हरा दिया, हमें और बहुमत दे दिया। आपकी बहन गई उत्तर प्रदेश में, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लेकर के, तो जनता ने आपको एक सीट नहीं दिया। आप बंगाल गए, वहां आप साफ हो गए। तो राहुल जी, अगर आपकी बात जनता सुनती नहीं है तो आप हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? ये खींच करना बंद करिए। राहुल ने हिटलर वाली बात कही थी, सो प्रसाद ने उन्हें इंदिरा गांधी का दौर याद दिलाया। वो भी सुन लीजिए। याद करिए, अगर तानाशाही इस देश ने देखी है तो कांग्रेस के राज में देखी है। इमरजेंसी के समय जब जजेस सुपरसीड हुए, जब नेताओं को मीसा में बंद किया गया, जब लोकनायक जयप्रकाश जैसे महान नेता किडनी खराब थी उनको भी जेल में बंद किया गया, संपादक गिरफ्तार हुए, कमिटेड जुडिशरी की बात की गई। तो राहुल गांधी कृपया करके ये सब ज्ञान न दें। एक बात हमें और कहनी है, आपने व्यापार तो बहुत सुना होगा, लेकिन हम देश की ओर से जरूर सवाल उठाना चाहेंगे कि मात्र 5 लाख की कंपनी बनाकर 5,000 करोड़ की संपत्ति कैसे आती है। प्रसाद के अलावा भाजपा के तमाम मुख्यमंत्रियों ने भी राहुल को निशाने पर लिया। मिसाल के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने राहुल के पीसी में से उस हिस्से को क्लिप करके शेयर किया जिसमें राहुल ने कहा था कि आप मुझे पूरा ढांचा दे दो, मैं फिर दिखाऊंगा कि कैसे इलेक्शन जीता जाता है। इस वीडियो के साथ शिवराज ने लिखा, अब बताओ भला इनको कौन समझाए कि चुनाव किसी ढांचे से नहीं परंतु सेवा, समर्पण और सच्चाई से जनता का दिल जीतने के बाद जीते जाते हैं। तो राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में भाजपा की लाइन कमोबेश यही रही कि संस्थान आजाद हैं और चुनावी जीत के नतीजे में बनी सरकार पर प्रश्न उठाना जनमत का अपमान है। भाजपा की ओर से इस बात पर भी सवाल उठाया गया कि कांग्रेस ने 5 अगस्त के दिन ही काले कपड़े पहनने का फैसला क्यों ले लिया। इस दिन तो राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। देखिए, सबसे पहले तो मैं मानता हूं कि एक जिम्मेदार पार्टी के नाते कानून का सहयोग देना चाहिए था। ये सारा जो मामला है ये कहीं ना कहीं
कोर्ट ने रजिस्टर की हुई एफआईआर के बेसिस पर चला है, मगर हर रोज वो प्रदर्शन करते हैं। जहां तक आज का सवाल जो आपने स्पेसिफिक मुझे पूछा है, मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस ने इसमें हिडन तरीके से अपनी अपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक शटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तुष्टीकरण की नीति न देश के लिए अच्छी है न कांग्रेस के लिए अच्छी है। वापस लौटते हैं कांग्रेस के प्रदर्शनों पर। प्रियंका गांधी पार्टी मुख्यालय से प्रदर्शनों में शामिल हुई। उन तस्वीरों की खूब चर्चा हुई जिनमें काले कपड़े पहने प्रियंका ने पुलिस बैरिकेड को चढ़कर पार कर लिया। कुछ कदम चलने के बाद प्रियंका सड़क पर ही बैठ गई। यहां से उन्हें उठाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसी तरह हरीश रावत समेत कांग्रेस के तमाम दूसरे नेताओं ने भी धरना देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। दूसरी ओर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी प्रधानमंत्री आवास के नजदीक जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें तितर बितर कर दिया। शाम तक राहुल और प्रियंका समेत कांग्रेस नेताओं को हिरासत से रिहा भी कर दिया गया। जब सवाल किया गया कि प्रधानमंत्री आवास का घेराव तो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं होगा, तब एक अखबार की क्लिपिंग की शक्ल में जवाब आया। बताया गया कि 2012 के नवंबर में भाजपा ने भी प्रधानमंत्री आवास के घेराव की योजना बनाई थी। तब भाजपा अध्यक्ष होते थे नितिन गडकरी, जो खुद इस मार्च का नेतृत्व करने वाले थे। वैसे ये बात और है कि घेराव अंततः हुआ नहीं था। इसी तरह खुदाई करके वो तस्वीर भी निकाल ली गई जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी तेल की बढ़ती कीमतों का विरोध करने के लिए बैलगाड़ी लेकर संसद परिसर में पहुंच गए थे। साल था 1973। अब लौटते हैं उस प्रश्न पर जिसके साथ हमने बड़ी खबर की शुरुआत की थी, छवियां और नैरेटिव। मोटिवेशन चुनावी हार हो, केंद्रीय एजेंसियों का दबाव हो या फिर नीतियों पर वैचारिक स्तर पर विरोध, कांग्रेस ने एक कोशिश तो की है। दिल्ली वाले प्रदर्शनों के बारे में हमने आपको सविस्तार बताया। पूरे देश की राजधानियों और बड़े शहरों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, जिसे स्थानीय प्रेस ने डॉक्यूमेंट किया है। लाख का सवाल बावजूद इसके यही है कि महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी को लेकर जनता जनार्दन कितना प्रभावित महसूस करती है और अपनी समस्याओं का कारण वो कहां खोजती है। यही बात संस्थाओं पर एक संगठन की पकड़ वाली बात पर भी लागू होती है। जब तक कांग्रेस इन सब बातों पर विचार नहीं करती, तब तक वो वायरल वीडियो के भरोसे रहेगी। जब जब प्रियंका गांधी का कोई वीडियो सामने आएगा, तब लोग इंदिरा गांधी की बेलची वाली तस्वीर निकालकर पूछने लगेंगे कि क्या ये कांग्रेस का बेलची मोमेंट है। 1977 की हार के बाद इंदिरा गांधी कुछ वक्त लाइमलाइट से बाहर रहीं। कुछ दिन बाद बिहार के बेलची में 13 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया, कथित रूप से अगड़ी जाति के लोगों ने। मरने वालों में 8 थे दलित। इंदिरा गांधी तब बेलची गई थी और उसके लिए हाथी पर भी सवार हुई थी, जिसकी तस्वीरें थी। कहा जाता है कि इस यात्रा की तस्वीरों ने इंदिरा गांधी को दोबारा जनमानस की कल्पना में जगह दी। लेकिन न इंदिरा गांधी आज हैं और न ही नई दिल्ली बेलची है। बहुत कुछ बदल गया है और पुरानी किताब के सबक से नई लड़ाइयां जीतना काफ़ी मुश्किल है। अंतिम निर्णय वैसे भी कैमरे से दूर उस बूथ में होना है जिसमें जनता वोट डालेगी। ढेर सारी गंभीर बातें हो गई, अब थोड़ा मूड चेंज करते हैं। आज दिन भर की घटनाओं पर प्रतिक्रिया के लिए प्रेस पहुंची आरपीआई नेता और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले के पास। आठवले एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, चुनावी लोकतंत्र, ईडी और महंगाई जैसे मुद्दों पर स्वतंत्र राय भी रखते हैं। लेकिन इन सारी बातों से ऊपर वो हैं एक कवि, और जब कवि कुछ कहता है तो पत्रकार को बीच में आना नहीं चाहिए। तो हम लेते हैं विदा, आपको छोड़ जाते हैं आठवले की कविताओं के साथ। शुभ रात्रि। राहुल गांधी जी बोल रहे कि भाई हम डरते नहीं है, हम डरेंगे नहीं। तो आप डरेंगे नहीं, लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी जी हारेंगे नहीं। डिपार्टमेंट है ईडी, जो डिपार्टमेंट है ईडी वो है भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली सीढ़ी। आपने ड्रेस पहना है काला, लेकिन एक दिन हम लगा देंगे तुम्हारे मुंह को ताला। तुम्हारे गले में तो है भ्रष्टाचार की माला, तुम्हारे गले में तो है भ्रष्टाचार की माला। फिर तुम पहन रहे हो तुम्हारे गले में तो है भ्रष्टाचार की माला और ड्रेस पहन रहे हो तुम काला।